अनिका ने जमीन पर गिरी प्रीति को उठाया। प्रीति ने अनिका की आंखों को गौर से देखा। प्रीति इन आंखों को, इस आवाज को पहचानती थी। वो समझ गई कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी अनिका दीदी ही थी। प्रीति अनिका का नाम लेकर तुरंत उसके गले लग गई। ये देखकर कामिनी शॉक थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि कल तक की 120 किलो की अनिका आज इतनी फिट, फाइन एंड गॉर्जियस कैसे दिखने लगी। ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे? आसपास खड़े कामिनी के सभी दोस्त भी सरप्राइज हो गए। दोस्त आपस में ही बातें करने लगे। अरे यार, ये अनिका इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? ये तो किसी फिल्म की हीरोइन जैसी लगती है। माय गॉड, शी लुक्स सो गॉर्जियस एंड सेक्सी। सबकी बातें सुनकर अनिका ने बड़े ही रुआब से कहा, चलो जीत किसकी हुई ये तो पक्का हो गया। अब जो सजा तय की थी वो पूरी कर ली जाए। ये कहते हुए अनिका ने कामिनी की कलाई को पकड़ा और अनिका ने वही जूस का गिलास कामिनी को देते हुए उसे पीने को कहा। कामिनी ने गुस्से से अनिका के हाथ को झटक दिया, जिससे जूस का गिलास नीचे गिर गया। कामिनी गुस्से में झुलस रही थी। ये कैसे हो सकता है? तुम इतनी बदल कैसे गई? और तभी गिलास टूटने की आवाज सुनकर गौतम और अनिका की सौतेली माँ मनीषा वहाँ भागते हुए आ गईं। उनको वहाँ देखते ही कामिनी ने नाटक शुरू कर दिया और एकदम से बेचारी बनकर कहने लगी, देखो माँ, पापा, अनिका मेरी बर्थडे पार्टी में आकर मेरी पार्टी खराब करना चाहती है। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि तुमने अपना वजन कैसे घटाया, तो मुझसे कहने लगी अब मैं तुमसे काफी ज्यादा खूबसूरत हूँ, भला तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने। और ये कहते ही कामिनी झूठ मूठ रोने लगी। इससे पहले कि अनिका अपनी सफाई में कुछ कहती, हमेशा की तरह गौतम ने बिना सच्चाई जाने अनिका को डांटना शुरू कर दिया। बस करो अब अनिका, बहुत तमाशा हो गया। एक डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए कितना नाटक करोगी? और घर के अंदर चलो, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। ये कहते हुए गौतम और मनीषा अनिका का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गए। घर में घुसते ही गौतम दरवाजा बंद करता है और 6 साल बाद अपनी बेटी को मिलने की कोई भी खुशी न जताते हुए और सीधा मुद्दे की बात करते हुए गौतम सीधे मुद्दे की बात शुरू करता है। देखो अनिका, जो हो गया सो हो गया। हम लोगों को और परेशान करके तुम्हें क्या मिलेगा? तुम मेहरबानी करके इन 2 कागजात पर साइन कर दो। अनिका ने देखा तो उसके सामने रूम के सेंटर टेबल पर 2 पेपर्स और एक पेन पड़ा था। अनिका ये सुनकर थोड़ा चौंक गई। वो यहाँ अपने डिवोर्स पेपर पर साइन करने आई थी, फिर ये दूसरे पेपर्स किस चीज के थे? गौतम ने मानो अनिका के मन की बात सुन ली हो, वैसे उसने कहा, दरअसल तुमसे डिवोर्स लेने के बाद हम, यानी कि मैं और तुम्हारी नई माँ चाहते हैं कि कुणाल और कामिनी की शादी हो जाए। कुणाल को भी इस शादी से कोई एतराज नहीं है और कामिनी तो पहले से ही कुणाल को पसंद करती थी। बस कुणाल के दादाजी की एक ही इच्छा है। ये कहते हुए गौतम ने अपना गला साफ किया, मानो जैसे वो आगे कुछ बोलने के लिए हिम्मत जुटा रहा हो। और आखिर में गौतम ने उसे वो बात बता ही दी जिसके लिए वो आज सुबह से अनिका को फोन कर करके घर पे आने को कह रहा था। गौतम ने असली मुद्दे पे आते हुए कहा, अनिका, दरअसल तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद उसकी फार्मा कंपनी जो तुम्हारे नाम पर हो गई थी, वो कंपनी तुम अपनी छोटी बहन कामिनी को शादी के तोहफे में दे दो बेटा। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिए हैं, तुम सिर्फ सिग्नेचर कर दो। अनिका ये सुनकर कुछ देर गौतम की ओर देखती रही। वो सोच रही थी कि क्या सच में उसके पापा ने वो कह दिया था जिसे वो सुनकर भी मानना नहीं चाहती थी। और तो और वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि डोगरा खानदान के साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए उसके पापा इतना नीचे गिर सकते थे। एक पल के लिए भले ही अनिका थोड़ी कमजोर पड़ गई हो, लेकिन दूसरे ही पल उसने खुद को संभालते हुए उस मेज पर रखे उन पेपर्स को देखा। बिना कुछ कहे अनिका पेपर्स की तरफ आगे बढ़ी। उसने पेन उठाया और कुछ सोचकर वो डिवोर्स पेपर के पन्नों पर फटाफट साइन करने लगी। गौतम और मनीषा ने ये देखकर थोड़ी राहत की सांस ली। उनको लगा कि अनिका अब सब कागज पर साइन करने को मान गई, लेकिन तलाक के पेपर्स पर साइन करने के बाद उसने धीरे से अपनी माँ की कंपनी के कागजात उठाए और बोली, अपना कहने को इस दुनिया में इस कंपनी के अलावा कुछ नहीं है मेरे पास।
माफ कीजिएगा लेकिन ये कंपनी मैं आपको नहीं दे सकती। अनिका बड़ी ही शालीनता से मना करके सीधा वहां से निकल जाती है। गौतम और मनीषा को यकीन नहीं हो रहा था कि अनिका, जिसने आज तक उसके पापा की हर एक बात चुपचाप मान लेती थी, उसने आज उनकी बात मानने से साफ मना कर दिया था। अनिका की सौतेली माँ मनीषा भागकर अनिका के पीछे जाती है और उसे रोकते हुए बोली, क्यों हमें बर्बाद करने पर तुली हो अनिका? पहले ही एक बिन ब्याही माँ बनकर तुमने समाज में हमारी इतनी इज्जत उछाली, वो कम थी क्या? अब अपनी बहन की जिंदगी भी बर्बाद करना चाहती हो? मनीषा की बातों को अनसुना करते हुए अनिका घर के मेन गेट से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी कामिनी उसके सामने आ खड़ी हुई और बोली, तुम्हें क्या लगा तुम वो कंपनी मेरे नाम नहीं करोगी तो कुणाल मुझसे शादी नहीं करेगा? वहम है ये तुम्हारा। कुणाल मुझसे शादी इसलिए करना चाहता है क्योंकि मैं उसे पसंद हूँ, न कि तुम्हारी उस फैक्ट्री के लिए, जैसे उसे तुम्हारे साथ करनी पड़ी थी। और तुम ये सब नहीं देख सकती क्योंकि तुम बचपन से ही मुझसे जलती हो। अनिका ने एक कटाक्ष भरी मुस्कान के साथ कामिनी से कहा, कौन किससे जलता है इसका नमूना तुम बाहर दिखा चुकी हो, और रहा सवाल बचपन का, तो तुम्हें तो आदत है मेरी हर चीज को छीनने की। मेरे लिए जो भी अच्छे कपड़े, अच्छे खिलौने, अच्छी सैंडल आती थी वो तुम ही तो रख लेती थी। लगता है अभी भी वो आदत गई नहीं तुम्हारी। जिस लड़के को मैंने डिवोर्स दिया उसी से तुम शादी करना चाहती हो तो ठीक है, कर लो, कोई बात नहीं, मगर कंपनी तो मैं नहीं दे सकती। बचपन में अनिका का फायदा हर कोई उठा ले जाता था, लेकिन इसके बावजूद उसके मुंह से कभी चूं तक नहीं निकलती थी। शायद इसीलिए सबने सोचा होगा कि अभी भी अनिका को बहला फुसलाकर, समाज का और बहन के भविष्य का वास्ता देकर, बहलाकर उसका फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अनिका का शरीर ही नहीं, उसका मन, उसके विचार, हर कुछ इन 6 सालों में बदल चुका था। आज अनिका को इस तरफ सबके अपमानों पर पानी फेरता देख सब लोग गहरे शौक में थे। अनिका के मुंह से ऐसे तीखे शब्द कामिनी पहली बार सुन रही थी, और अब कामिनी का पारा 7वें आसमान पर था। वो गुर्राती हुई अनिका से बोली, समझते क्या हो खुद को? वजन घटा लिया तो जबान भी लड़ाना सीख गई क्या? चाहे कुछ भी कर लो, मैं कल भी तुमसे ज्यादा खूबसूरत थी और मैं हमेशा तुमसे ज्यादा खूबसूरत रहूंगी। दिखने में भी तुमसे आगे और पढ़ने में भी तुमसे आगे। कुछ ही साल में डॉक्टर बन जाऊंगी। मुझ जैसी लड़की को छोड़कर कुणाल तुम्हारे पास वापस आ ही नहीं सकता। कामिनी भी नहीं जानती थी कि उसके मुंह से आखिर कुणाल की बात क्यों निकल गई थी, लेकिन उसकी इस बात पर अनिका ने भी मुस्कुराकर कह दिया, तो चलो एक और शर्त लगाएं। अनिका की ये बात सुनकर न जाने क्यों कामिनी का कॉन्फिडेंस अचानक से थोड़ा कम हो गया, क्योंकि कहीं न कहीं उसे हकीकत पता थी। वो अनिका का नया रूप भी देख चुकी थी और वो कुणाल की फितरत से वाकिफ भी थी। और तभी घर के मेन गेट के बाहर से कुणाल की आवाज आई, कहाँ गई वो मोटी? मुझे एयरपोर्ट पर 2 घंटे वेट करवाया, आज छोड़ूंगा नहीं उसे। कुणाल की ये बात सुनकर कामिनी टेंशन में आ गई, लेकिन अनिका वहीं खड़े कामिनी के सामने मुस्कुरा रही थी। समझती क्या है वो अपने आप को? कुणाल की आवाज सुनते ही कामिनी डर गई। वो नहीं चाहती थी कि कुणाल अनिका का ये बदला हुआ रूप देखे। वो दौड़कर घर के गार्डन के बाहर की ओर गई। हाई हील्स के कारण उसे दौड़ने में परेशानी हो रही थी, मगर इनसिक्योरिटी के मारे वो किसी तरह भाग कर गई और किसी तरह गिरती पड़ती कुणाल के पास पहुंचकर फूली हुई सांसों से उसने कुणाल से कहा, कुणाल अंदर मत जाओ। कुणाल ये सुनकर चौंका, लेकिन तभी कामिनी बात बदलते हुए बोली, मेरा मतलब उस मोटी के मुंह लगकर आज के दिन तुम अपना मूड खराब मत करो ना, प्लीज। लेकिन कुणाल ने कामिनी को साइड में धकेलते हुए अंदर जाने की कोशिश की। इससे कामिनी और ज्यादा घबरा गई और उसने अपने दोनों हाथों से ताकत लगाकर कुणाल को पकड़कर वहीं रोक लिया। कुणाल इस वक्त इतना गुस्से में था कि उसने वहीं खड़े खड़े अनिका पर चिल्लाना शुरू किया, समझती क्या है वो अपने आप को? 2 घंटे तक मुझे एयरपोर्ट पर धूप में खड़ा रखा। बात हाथ से निकल जाए इसके पहले कामिनी ने कुछ सोचा और कहा, वो दरअसल तुमसे मिलने में उसे शर्म आ रही थी। जब गई थी तब 120 किलो वजन था, अब 6 साल बाद और भी मोटी हो चुकी होगी ना, इसलिए। इतना कहकर कुणाल का ध्यान भटकाने के लिए कामिनी धीरे से अपनी उंगलियां कुणाल की जैकेट पर फेरने लगी और थोड़ा रोमांटिक अंदाज से बोली, देखो कुणाल, आज मेरा बर्थडे है
और आज मैं तुम्हें एक ऐसी गिफ्ट देने वाली हूँ जो तुम हमेशा याद रखोगे। वैसे मम्मी पापा अंदर बैठकर अभी अनिका से डिवोर्स पेपर पर साइन करवा रहे हैं। कुणाल का ध्यान अब भी घर के दरवाजे की ओर था, मगर कामिनी ने उसे बातों में उलझा दिया और अपने हाथों से कुणाल का चेहरा अपनी तरफ करते हुए कामिनी आगे बोली, यू नो वॉट, वो तो मान ही नहीं रही थी। वो तो थोड़े पैसों की लालच दी, तब जाकर वो डिवोर्स पेपर पर साइन करने को राजी हुई। कुणाल, जिसके साथ कामिनी की शादी होने वाली थी, उसकी आंखों में आंखें डालकर कामिनी झूठ पर झूठ बोले जा रही थी। और फिर अचानक से वो कुणाल का हाथ पकड़कर बोली, कम विथ मी, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के लिए बंगले के पीछे शानदार दावत रखी है। तुम अपने दोस्तों के साथ यहाँ एंजॉय करो, मैं अब भी तुम्हारी मनपसंद शराब और खाना भिजवाती हूँ। कहते हुए वो कुणाल का हाथ पकड़कर उसे घर के पीछे की तरफ ले गई। कामिनी ने कुणाल को अपने दोस्तों के साथ छोड़ दिया और खुद बंगले के आगे की तरफ भागती हुई चली गई। उसी वक्त कुणाल के फोन पर उसके ड्राइवर राजू का मैसेज आया, जिसमें लिखा था, होटल पैराडाइज इंटरनेशनल। मैसेज पढ़कर कुणाल के गुस्से से लाल चेहरे पर तुरंत ही एक स्माइल आ गई। उसे लगा कि अब तो बहुत ही जल्द वो एयरपोर्ट वाली लड़की से उसकी दूसरी मुलाकात होगी। इसी खुशी में बड़े ही अंदाज से उसने अपने पास पड़ी शैंपेन की बोतल उठाई और उसे शेक करके खोली और खुशी खुशी दोस्तों के साथ एंजॉय करने लगा। कामिनी भागी भागी घर के आगे की तरफ अपने दोस्तों के पास आई और उन सब से कामिनी ने कहा कि जाओ और जाकर कुणाल को एंटरटेन करो और उसको बातों में उलझा कर रखो, ताकि वो अनिका की तरफ ना जाए और वो अनिका का बदला हुआ रूप ना देख सके। उसके दोस्तों के जाते ही कामिनी तेज कदमों से अनिका के पास आई, जो एक कोने में खड़ी सब कुछ देख रही थी। कामिनी ने झट से अनिका का हाथ पकड़ा और इधर उधर देखते हुए वो अनिका को घर के अंदर ले गई और फूली हुई सांसों से अपने माथे का पसीना पोंछते हुए वो गुस्से से अनिका को देखने लगी। अनिका भी कामिनी के सामने देख रही थी, मानो दोनों आंखों आंखों से एक दूसरे को चेतावनी दे रही हों। कुछ देर तो दोनों बहनों के बीच कौन पहले आंख झपकेगा वाला युद्ध चलता रहा, लेकिन कुछ पल के बाद फाइनली कामिनी ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए अनिका से पूछा, ओके फाइन, क्या चाहती हो तुम? अनिका के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने अपना सर हिलाते हुए बड़ी ही शांत और सरल तरीके से कहा, छोटी बहन हो तुम मेरी, बस इतना कहूंगी, कुणाल के पीछे इतना पागलपन ठीक नहीं, वो अच्छा लड़का नहीं है। ये सुनते ही कामिनी के अंदर का गुस्सा फूट पड़ा और उसने अनिका के सामने अपनी उंगली ताकते हुए कहा, जस्ट शट अप, माइंड योर ओन बिजनेस, मुझे सब पता है कौन कैसा है। कामिनी जितनी मुंहफट थी उतनी ही शातिर भी। उसे पता था कि अपनी बहन के इमोशंस का फायदा कैसे उठाया जा सकता था, इसलिए उसने तुरंत मौके का फायदा उठाकर कहा, अगर तुम्हें मेरी इतनी ही फिक्र है तो कंपनी मेरे नाम क्यों नहीं कर देती? अनिका कामिनी जितनी शातिर नहीं थी, लेकिन अब वो पहले जैसी भोली और नासमझ भी नहीं रही थी। अब पहले की तरह वो किसी को अपना फायदा नहीं उठाने देने वाली थी। कामिनी के इस सवाल से अनिका इतना तो समझ चुकी थी कि कामिनी को समझाने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए वो आगे कुछ भी कहे बिना मुड़कर जाने लगी। ये देखकर कामिनी तुरंत अनिका के सामने उसका रास्ता रोककर जा खड़ी हुई और फिर टेबल पर पड़ी कंपनी के पेपर्स उठाकर बड़े ही स्टाइल में पन्ने पलटते हुए कामिनी बोली, वैसे किसके लिए बचाकर रखनी है ये कंपनी? अपने किसी यार के लिए या अपनी उस नाजायज औलाद के लिए? इसके पहले कि कामिनी बात खत्म करे, अनिका ने कामिनी को जोरदार तमाचा जड़ दिया। घर के बाहर जो लाउड म्यूजिक बज रहा था, उससे कई ज्यादा तेज गूंज थी इस तमाचे की। कामिनी के चेहरे पर मेकअप की एक छोटी परत होने के बावजूद उसके चेहरे पर अनिका की उंगलियों के निशान साफ नजर आ रहे थे। कामिनी का मुंह खुला और आंखें चौड़ी हो गई थीं। खबरदार, अगर मेरी बच्ची को नाजायज कहा है तो जबान खींच लूंगी, एंड आई मीन इट। अनिका की लाल आंखों से आंसू कम और गुस्सा ज्यादा बह रहा था। अनिका को इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा था कामिनी ने। बिना कुछ कहे वो चुपचाप अनिका का रास्ता छोड़कर साइड जाकर खड़ी हो गई। वो समझ गई कि अगर वो इसके आगे कुछ भी बोली तो अनिका वो सच में कर देगी जो उसने कहा था। अनिका गुस्से में अपना पर्स उठाकर बंगले से बाहर निकल गई। जैसे ही अनिका ने टैक्सी रोकी, तभी वहां भागते हुए प्रीति आई। अनिका ने प्यार से प्रीति के गाल पर हाथ फेरा और फिर टैक्सी में बैठकर चली गई।
टैक्सी में बैठकर अनिका ने पर्स से सनग्लासेस निकाले और पहन लिए। तभी ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर से अनिका को देखा। सूरज भले ही ढल चुका था, लेकिन अनिका के आंसुओं का दौर अब तक नहीं ढला था। वो दुनिया में हर चीज से लड़ सकती थी, मगर कोई उसकी बेटी को नाजायज कहे, ये उसे बर्दाश्त नहीं था। लेकिन इसके साथ ही उसके पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं था कि रिया का बाप था कौन। अनिका की प्रेगनेंसी खुद अनिका के लिए एक अनसुलझा सवाल था। 6 सालों में अनिका आज तक उसकी जिंदगी की इस सबसे बड़ी पहेली को सुलझा नहीं पाई थी कि उसे किसी भी लड़के ने छुआ तक नहीं था, फिर भी वो कैसे प्रेग्नेंट हो गई थी। ये सब सोच ही रही थी वो कि तभी अचानक उसे कुछ याद आया। अनिका ने आंसू पोंछते हुए पर्स से अपना फोन निकाला और उसने अपनी फार्मा कंपनी के पुराने वफादार मैनेजर मनोज को फोन लगाया। कुछ रिंग के बाद मैनेजर ने फोन उठाकर कहा, अनिका बेटी, कैसी हो? क्या बात है, आज इतने सालों बाद कंपनी की मालकिन ने इस मुलाजिम को याद किया? अनिका ने अपनी आवाज को साफ करते हुए कहा, नहीं नहीं अंकल, मैं तो सिर्फ कागज पर कंपनी के मालकिन हूँ। कंपनी के असली मालिक तो आप हैं। एक्चुअली अंकल, बस ये पूछने के लिए मैंने फोन किया था कि कंपनी ठीक तो चल रही है ना? मैनेजर ने थोड़ा उदास होकर कहा, बेटा यूं समझ लो, डूबती नाव में छेद पकड़ के बैठा हूँ, फिर भी सालाना 4-5 लाख का प्रॉफिट हो जाता है, जो मैं गौतम जी को भिजवा देता हूँ। तुम कहो तो अब से तुम्हें भिजवा दूंगा। अनिका ने तुरंत कहा, नहीं अंकल, उसकी कोई जरूरत नहीं। खैर, आप अपना ख्याल रखिए। फोन काटकर अनिका वापस से एक गहरी सोच में डूब गई। वो सोच रही थी कि आखिर ऐसी क्या बात है इस छोटी सी कंपनी में जो डोगराज हाथ धोकर इस कंपनी के पीछे पड़ गए हैं। पहले मेरे जरिए ये फैक्ट्री हड़पने की कोशिश की और उसी के चलते कुणाल से मेरी शादी करवाई। शादी के बाद मैं तुरंत प्रेग्नेंट हो गई और फिर बेंगलोर चली गई। इसलिए मुझसे कंपनी मांगने का मौका नहीं मिला इन्हें। इसलिए अब कामिनी के जरिए मुझसे ये कंपनी हड़पना चाहते हैं, वो भी ऐसी कंपनी जो ठीक से चल भी नहीं रही है। होटल की तरफ टैक्सी आगे बढ़ ही रही थी, तभी रास्ते में उसने आइसक्रीम का स्टॉल देखा तो उसे याद आ गया कि उसने रिया से प्रॉमिस किया था कि वो उसकी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम ला कर देगी। इसलिए उसने टैक्सी रास्ते में रोककर अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए चॉकलेट आइसक्रीम खरीदी और वापस टैक्सी में बैठकर होटल की तरफ चल दी। कुछ देर बाद अनिका की टैक्सी होटल पैराडाइज इंटरनेशनल पहुंची। होटल के रिसेप्शन से होकर अनिका लिफ्ट के पास पहुंचने ही वाली थी कि 4-5 बॉडीगार्ड उसके आगे आ गए और हड़बड़ाहट में उन्होंने अनिका का रास्ता रोक लिया। इसी दौरान अनिका के हाथ से सामान जमीन पर गिर गया। अनिका थोड़ी सी घबरा गई। उसे लगा कहीं कंपनी पाने के चक्कर में किसी ने मेरे पीछे गुंडे तो नहीं भेजे। खुद के डर को छुपाते हुए उसने उन बॉडीगार्ड से पूछा, कौन है आप लोग और इस तरह मेरा रास्ता रोकने का क्या मतलब है? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड